जय श्री महाकाल। जन्म कुंडली का अध्ययन स्वयं को जानने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको एग्जाम्पल तौर में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कौन हूं? क्या मैं पहेली हूं? मेरा अतीत, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य कैसा था, कैसा है और कैसे रहेगा, मुझे ये समझने की बहुत ललक है। मेरे माइंड में हर समय फंडामेंटल प्रॉब्लम्स या फंडामेंटल क्वेश्चंस जो मुझे खुद को बताने पड़ेंगे, इसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसे हमें अपने आप से छुपाना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को अपने आप से दूर नहीं ले जाना चाहिए। हम अपने आप के पास जितने करीब रहेंगे, उतना ही हम एक दूसरे का भला कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्षमताएं क्या क्या हैं। कैपेबिलिटीज सबके अंदर होती है, पर उसे समझना, उसे जानना और उसे शुरू करना, हो सकता है उसमें विघ्न बाधाएं भी आए, उसे भी समझना, फिर उसकी रेमेडी बनाना। फिर हो सकता है हमारा बी प्लान, सी प्लान। मेरे अंदर बहुत कौशल है, पर मैं कहां से शुरू करूं? किसमें ज्यादा मैं स्टडी करूं? किसको मैं नौकरी में लाऊं? किस कौशल को मैं व्यापार में लाऊं? मेरे अंदर हॉबीज क्या क्या है? मैं गरीब तो बहुत हूं, कैसे मैं अपना फाइनेंस सुधार सकूं? मैं क्या और भी बन सकता हूं? आज मैं अच्छे से टीचिंग कर सकता हूं, तो क्या टीचिंग के साथ मैं बिजनेस भी कर सकता हूं? क्या बिजनेस के साथ मैं कोई अपनी हॉबीज को भी आगे बढ़ा सकता हूं? तो ये मेरी समझ है। मैं अपने को जानने की कोशिश करता हूं, और मैं जितना अपने आप को जान लूंगा, उतना मैं इस संसार को भी जान सकता हूं। कुछ बातें हमें मान लेनी चाहिए, कुछ फैक्ट हमें एज्यूम कर लेना चाहिए। जैसे विधि का विधान, मनुष्य जन्म पाकर उसे मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसका सरल अर्थ ये है, जीवन के 12 भाव में प्रथम भाव जन्म का होता है और 12वां भाव मोक्ष, जिसे द्वादश भाव कहते हैं, वहां तक मनुष्य
पहुंचता है। जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसको मृत्यु से मोक्ष मिलना जरूरी है। दो पड़ाव मनुष्य के साथ आते हैं और जाते हैं, एक उसका जीवन और एक उसका अंत यानी मृत्यु। किसी भी मनुष्य के जीवन आरंभ से लेकर उसकी मृत्यु तक जो भी सांसारिक अथवा जिन अन्य वस्तुओं आदि की आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है उसका संबंध हमारे कुंडली के प्रथम भाव पहले भाव से द्वादश 12वें भाव तक होता है। बहुत सरल सी ये हमारे पहचान है, उसे हमें जानना चाहिए। उसे समझ के हम काम लेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छे से गुजर सकता है। तो सबसे पहले हम 12 भावों की बात को समझते हैं। 12 भावों के नाम, 12 भावों के कारक तत्व, कहां से शुरू करना है कहां खत्म करना है, सारी बातें एक साथ समझ लें। हम अपने जन्म से मृत्यु तक को 12 भावों में बांट सकते हैं। इसे हम जहां पहला लिखा है वहां से शुरू करेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इसी डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। 8, 9, 10, 11, 12 यानी 12 भावों में हमें अपने आप को घुमाना पड़ता है और इस तरीके से हमारी लाइफ का साइकिल बनता है। हर व्यक्ति को हर भाव से गुजरना है। जितना सरल होके समझें उतना जल्दी समझ में आएगा, जितना कठिन होके समझेंगे उतना समझ में नहीं आएगा। तो पहले भाव को तनु भाव बोलते हैं, दूसरे भाव को धन भाव बोलते हैं, तीसरे भाव को सहज भाव बोलते हैं, चौथे भाव को सुखेश भाव बोलते हैं, पांचवें भाव को सुतेज भाव बोलते हैं, छठा भाव जो होता है रिपु का होता है, ऋण का होता है, सातवां भाव जया का होता है, आठवां भाव ऋण का होता है, नौवां भाव धर्म और 10वां, 11वां, 12वां कर्म, आय और व्यय का होता है। ये सारे भावों को आपको याद रखना चाहिए। सरल भाव है, सभी भाव को जानते हैं। जैसे प्रथम भाव है जातक का जन्म और व्यक्ति, उसका स्वभाव हमें यहां से समझ में आता है। व्यक्ति के पास धन, उसकी वाणी, उसका परिवार, उसके नेत्र, मुख, इसका विवरण हमें दूसरे भाव से मिल सकता है। व्यक्ति में कितना साहस है, कितना मानसिक संतुलन है, उसके छोटे भाई बहन, इन सब का हमें पूरी समझदारी तीसरे भाव से मिलती है।
चौथा भाव व्यक्ति का माता, मदर, उसको सुख, जैसे वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, घर, व्हीकल का सुख, इन सब बातों की जानकारी हमें चौथे भाव से मिल सकती है। पांचवा भाव उसकी बुद्धि, उसमें कितनी बुद्धि है जिससे कि वो आगे की चीजों को सीख सकता है। संतान भी इसी भाव से देखा जाता है कि संतान कितनी होगी, कैसी होगी, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। सभी का विवरण इसी भाव को बड़ा करके मिल सकता है। छठवां भाव व्यक्ति कितना कर्जदार है और कर्जदार होने से फायदा भी है कि नुकसान है। कभी फायदा भी होता है क्योंकि वो जितना ऋण लेगा उतना उसके अंदर साहस भी होगा। उसके अंदर शत्रु कितने हैं, रोग कितनी मात्रा में हो सकता है, क्षण भर का रोग, समय का रोग जो समय के साथ आए समय के साथ जाए, या फिर जीवन तक, सारी बातों का खुलासा छठे भाव से हम कर सकते हैं। व्यक्ति किसी के साथ रहता है, उसका पार्टनर्स, उसकी फ्रेंड, इवन जिस टेबल में वो पढ़ता है उसके साथ भी पार्टनरशिप्स, घर में रहता है घर की पार्टनरशिप्स, अपनी पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ उसका विवाह का योग, इन सब बातों का हम विवरण ये सातवें भाव से लेते हैं। आठवां भाव व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है कि कितनी आयु लेके आया, कितनी दुर्घटना उसके साथ है, खतरा कितना ले सकता है, रिस्क, इन सब को हम आठवें भाव से समझ सकते हैं। नौवां भाव उसके पिताजी का घर है, उसके गुरु का घर है, उसके धर्म का घर है, उसके भाग्य का घर है। इन सब बातों को वो समझ सकता है कि हमें इन बातों से आगे किस तरीके से रिलेशनशिप रखनी है। जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसे कर्म करना पड़ेगा, उसे सर्विस करनी पड़ेगी, उसे व्यवसाय करना पड़ेगा, उसके साथ उसे ख्याति मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, सोसाइटी में उसका नाम हो सकता है। वो ये सब बातों को भी अपने इस 10वें भाव से समझ सकता है। इन सब बातों के साथ उसकी अभिलाषा भी होती है। वो अभिलाषा वो आय भाव से देख सकता है, कितना लाभ, कितना नुकसान, सारी बातों का विवरण इस 11 भाव में लिखा हुआ है। साथ में 12वां भाव से खर्च करना है, खर्च के साथ फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इन सब के साथ त्याग, तपस्या, अंत में उसे मोक्ष, इन पूरे कारकता को समझने के लिए हमें भाव को समझना जरूरी है। मैं आज आपको हर भाव के बारे में अलग से बताऊंगा,
लेकिन आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आपको समझाना कि आपका जन्म स्टेबल है, अनस्टेबल है, यानी बैलेंस है कि डिस्टरबेंस है। आपको मेन वर्क क्या करना है अपने इस लाइफ में, उसे हम समझना चाह रहे हैं। यहां पे मैंने कुछ हाउसेस का विवरण दूसरे तरीके से भी बताया है कि ये जो 12 हाउस होते हैं उनके कुछ अलग नाम भी हैं और उनका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। जैसे सबसे पहले मुझे ये बताना है कि इस 12 भाव में या 12 हाउसेस में केंद्र के हाउस होते हैं, सेंटर के हाउस होते हैं, जैसे कि पहला, चौथा, सातवां, 10वां। ये जीवन की ताकत का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी जो क्षमताएं हैं वो यहीं से पैदा होती हैं। हमें इसे पहचानना है कि हमारे जीवन की ताकत कितनी है, हमारा लक्ष्य की क्षमताएं कितनी है। ये सारी बातें यहां पर छिपी हुई हैं सेंटर हाउसेस में। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के हाउस है। केंद्र में जो चीज छिपी है वो आपको निकालनी है, समझनी है। इसके बाद आता है त्रिकोण का हाउस, यानी जो त्रिकोण में भाव बने हैं उन्हें हम त्रिकोण हाउस बोलते हैं। ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, जैसे पहला, 5वां और 9वां। ये 3 भाव जो हैं ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं और इसी को हम धर्म हाउस के नाम से भी जानते हैं। आपका सौभाग्य, आपकी सफलता, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान के घर हैं ये। अगर इसे आप डिकोड कर लें तो समझ जाइए कि आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप सौभाग्यशाली, कितनी सफलताएं आपको मिल सकती हैं, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान कितनी कैलिबर हैं, ये सारी बातें यहां पर छिपी हैं। इसके बाद आता है पनपरा हाउस। ये वो घर हैं जो कि आपको आय, सामग्री, स्थिरता, संरक्षण को निश्चित समझाने में हमें सहायता करती है। अगर इन घरों में रखे गए ग्रहों की ताकत में मध्यम माना जाता है, जैसे ये 2 है, इसके बाद में 5वां हाउस है, इसके बाद में 8वां हाउस है और इसके बाद में 11वां हाउस है। ये कुछ आपको उपाच्य के नाम से भी कुछ हाउस जाने जाते हैं जो समय के अनुसार आपको रिजल्ट देते हैं। अब आते हैं 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9 और 12 ये जो 4 हाउस हैं उन्हें हम एपोक्लिमा हाउस बोलते हैं। ये हाउस में ताकत कम होती है और बहुत शक्तिशाली नहीं होती है। तो इन हाउस में अगर आपका कोई ग्रह बैठ गया तो मान लीजिए कि आपको पूरी शक्ति वो नहीं दे सकता है। इसके बाद
दो और ग्रुप के हाउस आते हैं। पहला तो मारक हाउस, जिसको हम मार्केश के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो हाउस, दो, एक तो सेकंड और एक सेवंथ हाउस, इसे मारक भाव कहते हैं या मार्केश कहते हैं या मारक हाउस कह सकते हैं। ये हाउस एक्चुअली हमारे डेथ या डिसीज या फिर हमें कितनी तकलीफ मिल सकती है, खास तरह से हमें समझ में आती है। आमतौर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु महादशा या अंतरदशा के दौरान ही होती है, और या उन घरों के शासक के साथ जुड़े किसी ग्रह का गोचर होता है, तभी हमें मृत्यु मिलती है। इसके बाद त्रिक हाउस होते हैं, दुष्टान हाउस भी होते हैं, जिसको हम त्रिक भी बोलते हैं। ये हाउस हमें डिफिकल्टीज से रूबरू कराते हैं कि वास्तव में ये लाभदायक हैं और दर्द और कठिनाइयों को सहने या दूर करने की हमें ये क्षमता देती है। जैसे छठवां हाउस है, आठवां हाउस है और ये 12वां हाउस। तो ये 3 हाउस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कठिनाइयों से पहचान करें। क्योंकि अगर आपको ये कठिनाइयां मिल रही हैं तो जरूर आपको भविष्य में सुख मिलने वाला है, तभी तो ये कठिनाई आपको दी जा रही है। हर सीजन का फल दूसरे सीजन में ही मिलता है। ठंड का सीजन हमें ये सिखाता है किस तरीके से हम अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं, तो वो हमें गर्मी के सीजन में रहने की ताकत दे सकता है। और गर्मी के सीजन में ताकत जो मिलेगी वो हमें फिर बरसात और ठंड में रहने की समझदारी भी मिल सकती है। तो हर चीज आगे आने वाली चीज के साथ जुड़ी होती है। अब इस स्टडी का हम मुख्य चीज समझने आ रहे हैं कि मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ क्या क्या होते हैं। तो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, जिसे उसे करना ही पड़ेगा। पहला पुरुषार्थ है धर्म का पुरुषार्थ, दूसरा है अर्थ का पुरुषार्थ, फिर काम का पुरुषार्थ और आखिरी में मोक्ष का पुरुषार्थ। अब हमें समझना है कि हमारा जन्म किस पुरुषार्थ के लिए हुआ है। अगर सब चीजें सेम हैं तो हमें 25% सब में हमको काम करना है। लेकिन कभी कभी किसी के जन्म कुंडली में कोई ज्यादा भी हो सकती है, 40%, 60%, और दूसरी उसी के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है। तो उसका मुख्य उद्देश्य जीवन का क्या है, वो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धर्म क्या है। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। जो चीज धारण करने योग्य होगी वो हमारा धर्म है। तो यह पुरुषार्थ इसलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति पुण्य या अच्छे कर्म को प्राप्त कर सके। भाई धर्म जब
उसकी रक्षा कर रहा है तो वो भी उसकी रक्षा कर रहा था, तभी तो हमें अच्छे कर्म का फल भी मिल रहा है। इसीलिए धर्म का शाब्दिक अर्थ को हम समझ लें कि ये धारण करने योग्य होता है। जो भी धर्म या जो भी आप समझ रहे हैं उसे आप धारण कर सकते हैं, तो वो मान लीजिए आपका धर्म है, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए उसे भी हम धर्मी कहेंगे। अब ये धर्म हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, ईसाई हो सकता है, जैन, बौद्ध, ये आदि धर्म ना होकर संप्रदाय या समुदाय मात्र है। तो ये संप्रदाय एक परंपरा को मानने वाले का समूह कहलाता है। इन सब को हम धर्म कहेंगे, जिसे मैं धारण करने में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होती है, वो मेरा धर्म है। अब हम समझते हैं अर्थ क्या होता है। अर्थ का सबसे सरल मतलब है धन कमाना। हम सब धन कमाना चाहते हैं, लेकिन धन को गंवाना नहीं चाहते। धन को किसी को दान देना नहीं चाहते। पर जीवन में तो 4 पुरुषार्थ करने आप आए हैं, तो धन कमाने के साथ साथ आपको दूसरे पुरुषार्थ भी करने हैं और उसमें धन लगाना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कितना आपका बैलेंस लाइफ है। तो धन अर्थ का मतलब ये हुआ कि धन कमाना और किसी की स्मृति के लिए काम करना। किसी को आगे बढ़ाने के लिए भी आप ही को ही धन लगाना पड़ेगा। भाई वो तो अपने इस लायक नहीं है, तो किसको करना पड़ेगा काम? आपको करना पड़ेगा। तो आपका धन वहां पे लगेगा जिससे वो अपने कैरियर में काम कर सकता है। अब वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, या फिर आपका शहर हो सकता है, आपका मतलब सभी चीजें इसमें आ जाएगी। यानी इस चीज को हम इस तरीके से समझे कि ये हमारे लिए जो है वो सभी के लिए है। तो आप जो भी कमाते हैं वो सबके लिए होता है। तो अब हम समझते हैं काम। काम का मतलब क्या होता है? लोग इसको बहुत अलग मतलब से भी समझते हैं, लेकिन ये सांसारिक इच्छाओं का घर है। ये आपकी जो इच्छाएं होती हैं उनका घर है। ये इंद्रियों के सुखों की पूर्ति के लिए किया गया कार्य है। आप अपने इंद्रियों को अगर संभाल लेंगे तो आपका काम भी उसी तरीके से व्यवस्थित हो सकता है। अब आपका जीवन काम के प्रति कितना परसेंटेज है? आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 100% आप काम के लिए आए, ऐसा नहीं। आप अपनी इच्छाओं को, आप सब अपनी इंद्रियों को आप इस तरीके से थोड़ी कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आप 100% इसमें देंगे। आपको इसको बाइफरकेट करना ही पड़ेगा। आपके जीवन को आपको और 3 पुरुषार्थ में डालना ही पड़ेगा। अब आखिरी पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष अति ध्यान, तपस्या करने जैसी बात है। तो मोक्ष को प्राप्त करने की हमें आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें हर चीज से अपने आप को सेटिस्फाई करना है। हम जितना जल्दी चीजों से अपने आप को तृप्त कर लेंगे, हमारा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अति ध्यान
मतलब अत्यधिक चीजें जब हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक चीज वो, या तो जैसे हम मीठा खा रहे हैं, बहुत मीठा खाए तो शुगर की बीमारी लग जाए। अब शुगर की बीमारी लग गई तो भाई डॉक्टर बोलेगा शक्कर मत खाओ। ठीक है। अब आप चावल खा रहे हैं तो भी अब आप शुगर हो गया, लोग बोले कि चावल बंद कर दो। अब ये अति का कंसेप्ट ही धीरे धीरे आपको मोक्ष के तरफ ले जाता है, और अगर इसे हम समझ जाएं तो हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कुंडली में किस तरीके से ये 4 पुरुषार्थ बने हुए हैं। तो इसे मैं बोलूंगा 4 डायरेक्शन ऑफ इफर्ट्स इन ह्यूमन लाइफ। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को हम 12 भागों में अगर लोके प्लेस देंगे तो धर्म का घर बनेगा पहला, 5वां और 9वां। ये त्रिक भाव बन जाएगा आपका, पहला, 5वां और 9वां। तो ये 3 भाव जो होते हैं वो अच्छे कर्म को करने के लिए होते हैं। अगर आपका प्लेनेट वहां बैठा है तो आप मान के चलिए कि आपको धर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप धर्म नहीं करेंगे तो आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपका कोई प्लेनेट बैठा है प्रथम भाव में तो ये आपके जन्म या व्यक्ति के स्वभाव का घर है, या पंचम भाव में बैठा है तो ये संतान और बुद्धि का भाव है। अगर नवम भाव में बैठा है तो भाग्य, पिता, गुरु का भाव है। तो इनमें कोई भी चीज है आपके पास तो आपका कार्य धर्म के लिए बना है। ठीक है। देखिए इतना तो आपको क्लियर पता है कि 12 भाव होते हैं और टोटल हमारे कितने प्लेनेट होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल प्लेनेट कितने होंगे भाई, 7 होंगे और 2 छाया हो गए। तो ये आपको समझना है कि 9 है और 12 हाउस है, और बहुत मुश्किल है कि हर हाउस में एक प्लेनेट या एक ग्रह बैठ जाए। ऐसा बहुत कम कुंडली में देखने को मिलता है। कहीं कहीं तो 4-4 प्लेनेट भी एक घर में ही बैठे मिलेंगे आपको। तो आप सोचिए कि 4 अगर एक जगह बैठे हैं तो उस व्यक्ति को वो पर्टिकुलर हाउस में कितना काम करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। अब आता है अर्थ का घर, धन कमाने का घर, समृद्धि के लिए काम करने का घर। तो ये घर है आपका द्वितीय, जहां पर आप अपने परिवार के लिए काम करेंगे। पहले तो उससे मिलेगा, फिर आप उसके लिए देंगे। फिर षष्ठम भाग है, रोग है, शत्रु है, ऋण का भाव है। दशम भाव है, कर्म है, व्यवसाय है, पद है, ख्याति है। तो ये अर्थ का भाव है, यानी आपको धन कमाने के लिए और दूसरों पर उनकी समृद्धि के लिए लगाने के लिए अवसर मिलता है। आप अपने लिए भी करेंगे भाई। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि आप मतलब गरीब रहिए और मतलब आप अपना पेट को काट के या अपने धन को काट के या अपने दिमाग के समझ को, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। पहले आप सेटिस्फाई हो जाइए। जब आपके अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो ही आप दूसरों की तरफ पहुंच पाओगे। हाँ, अगर पहले से आप पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, पर ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। इतनी बड़ी समझदारी, इतना बड़ा दिमाग, इतना बड़ा उसका दिल, बहुत बड़ी बात है कि हम अपने आप को ना देखते हुए दूसरों को देखें। हम बहुत बार देखते हैं कि दूसरे लोग दूसरों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन हम उसको कभी भी या तो रिगार्ड नहीं देते हैं या हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें किसी भी चीज को रिगार्ड और एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी हम किसी भी चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो आप मुझे रिगार्ड नहीं देंगे, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप भी अपना काम करेंगे तो वो आपको भी नहीं मिलेगा भाई। एक कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलता है। अब आता है तीसरा पुरुषार्थ, काम का। कौन कौन से घर होते हैं? तीसरा हाउस, 7वां हाउस, 11वां हाउस। यहाँ आपकी इच्छाओं और इंद्रियों के लिए बना है।
आप चाहें तो यहाँ पर सारी चीजों को देख सकते हैं, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। आप साहस के लिए यहाँ आए हैं, आपके छोटे भाई बहन के लिए आए हैं, आपका मानसिक संतुलन बनाने आए हैं, या आप अपने साथ विवाह जीवन साथी पार्टनर के लिए आए हैं, या आप लाभ अभिलाषा इसकी पूर्ति के लिए, मतलब ये पूरी चीजें 3, 7, 11 से हम देख सकते हैं। अगर यहाँ किसी का ये ग्रह बैठा, अब ये ग्रह भी अलग अलग नेचर के होते हैं, जैसे सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, शुक्र बैठा है, बृहस्पति, ये सबके भी अपने अपने बहुत रूल और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अगर बैठी है तो उनके ऐसा अनुसार होगा, आपको उस तरीके से ही कंसेप्ट बनेंगे, ठीक है ना। अब आता है मोक्ष प्राप्त करने का हाउसेस कौन कौन से। तो देखिए ध्यान से, 4, 8, 12 यहां से आपको मोक्ष मिल सकता है। ये मोक्ष मतलब आप उस तरीके की तपस्या कर रहे हैं, आपके साथ माता की तपस्या, सुख की तपस्या, मतलब सुख है आपके पास, वाहन है, प्रॉपर्टी है, घर है, इन सब का आपके पास में होना एक तरीके से आपको धीरे धीरे मोक्ष की तरफ ले जाना है। अष्टम भाव आपके लिए आयु है, खतरा है, दुर्घटना है, अगर यहाँ पर है तो आपको इनसे भी समझदारी रखनी पड़ेगी। दुर्घटना है तो उससे डरना नहीं है, खतरा है तो उससे दूर नहीं भागना है, आपकी आयु अगर कम है तो भी नहीं डरना है। हर चीज को हमें समझदारी से लेना है। जीवन आपको बहुत कठिनाई से मिला है, उसे आप खुशी से निभाइए, खुश होके दूसरों से बात करिए, खुश होके अपने काम को पूरा करिए। जितना हो सके कल क्या होगा ये आपको आज नहीं सोचना है, आज आप पूर्ण अपना जोर देके काम करें। इसी तरह आखिरी भाव है द्वादश भाव, जिसमें आप अपने आप को खर्चा से जोड़ते हो। बहुत सारे खर्चा हो रहे हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई खर्चा नहीं करोगे तो आप चीजों को कैसे समझोगे, खर्चा तो करना पड़ेगा। अब अननेसेसरी खर्चा है या फिर इन्वेस्टमेंट है, दोनों में बहुत कुछ अंतर भी होता है। अब ये आपकी समझदारी है कि आपको किस तरीके से, पर ये जो 4, 3 हाउस है वो आपको मोक्ष पुरुषार्थ कराने के लिए बने हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आप कर रहे हैं, ऐसे डरिए मत, आप पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। अब इसमें से कोई ना कोई तो पुरुषार्थ आप करते रहोगे। अब ये जैसा आपका महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, प्रत्यंत दशा चलेगी, उस तरीके से आप अपने इन चारों पुरुषार्थ को करते जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले धर्म को हमने समझा। तो ये जो धर्म का घर है ये हमें क्या बताता है, ये अतीत के अच्छे कर्मों को दिखाता है। ये जो 3 घर होते, अगर यहाँ पर आपका कोई प्लेनेट बैठा है तो ये अच्छे कर्म को दिखाते हैं, भाई आपके अच्छे कर्म आप लेके आए हैं, या फिर ये इस वर्तमान जीवन को आप उससे कैसे प्रभावित करेंगे अपने अच्छे कार्य से, ये बताते हैं 159। ये धर्म आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को दूसरों के ऊपर प्रभावित करेंगे। सबसे शुभ घरों को माना जाता है ये 1, 5, 9, भैया बहुत बड़े घर हैं, और इन घरों में जो भी आपके ग्रह बैठे हैं इन्हें शुभ घर ही माना जाता है। और ये जहां देखेंगे और जहां पर अपना मतलब दृष्टि डालेंगे वो घर को भी अच्छा कर देंगे, चाहे वो दूसरे आपके दुष्ट घर भी हो, क्योंकि धर्म और कर्तव्य का पालन करने से अच्छे कर्म के कारण आपका सौभाग्य मिल जाता है। तो सौभाग्य मिल जाने से हमें बहुत फायदा होता है। नाउ ये जो 1, 5, 9 है ये कर्तव्य की भावना को दिखाएंगे, आपके जीवन में मिशन क्या है, आध्यात्मिक विकास में आपकी आत्मा की प्रगति क्या है, जीवन के दर्शन को दिखाएगा, आपके धर्म आध्यात्मिक चीज को दिखाएगा, पूजा कैसे कर सकते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा और शिक्षा है ना, शिक्षक आध्यात्मिक शिक्षक और शिक्षा की तरफ से हमको जोड़ेगा। आप कितने ईमानदार हैं, नैतिक मूल्यों से आपके संबंधित चीजों को भी दर्शाता है। इन घरों के साथ साथ जिन घरों पे वे शासक करते हैं,
है ना। इन घर में तो वो रहेंगे ही। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जिनका संबंध अपने घर से भी होता है, वो अपने घर को छोड़ के इन घरों में भी बैठ जाते हैं। तो जब वो अपने घर को छोड़ के इन घरों में बैठ जाएंगे तो यहाँ तो आपको वो शुभ देंगे ही देंगे, साथ में जहाँ के वो असली ओनर है वहां पर भी वो बहुत अच्छा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बहुत फायदा मिलेगा अगर आपका कोई प्लेनेट धर्म घर में बैठा है। तो ये वहां पे स्मृत होते हैं और जातक के अनुकूल होते हैं, और यह भी संकेत देते हैं कि व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक रूप से कैसे कैसे प्रगति करेगा और भविष्य के लिए अच्छे कर्म कैसे बनाएगा। ये सारी चीजें यहां से हमको समझ में आती है। अब हम देखते हैं अर्थ का घर। तो अर्थ के घर में असली में ये है आपके भौतिक और भौतिक समर्थन से संबंधित ग्रह। ठीक है, ये आपको समझा रहे हैं कि भाई अर्थ यानी कि हम किस तरीके से समृद्धि, कैसे धन, कैसे कार्य, कैसे भौतिक सफलता या हम इनकी मान्यता से संबंध बना सकते। जो दूसरा भाव होता है ज्यादातर समान रूप से धन की तरफ हमें इशारा करता है, पारिवारिक धन की तरफ इशारा करता है। अगर आपका कोई ग्रह 2 में बैठा है तो निश्चित रूप से आपको धन मिलना है, आपके पारिवारिक धन मिलना है। आपको वो धन से किसी तरीके से रिलेशन बनाएगा, या दूसरे ग्रह का जो ओनर है वो और कहीं बैठा है तो वो वहां ले जाके आपको बताएगा कि कैसे आपको इसका लाभ मिल सकता है। और ये सारी चीजें क्या हैं जो बिना आपके प्रयास से मिलती हैं, जो बिना आपके प्रयास से मिलती हैं, ये बात बहुत निश्चित है। और छठा घर एक प्रयास करने की क्षमता और आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करने और जीवन में संभावित बाधाओं से और उन्हें दूर करने की क्षमता को प्रतिनिधित्व करता है। जो आपका छठा हाउस होता है, आपको रोग है तो आपको रोग से लड़ने की शक्ति देगा, आपके शत्रु हैं उनसे भी लड़ने की शक्ति देगा, अगर आपके ऊपर ऋण है तो आपको कमाने की शक्ति देगा। यानी आप उसको ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि अगर इस घर में आपका कोई अच्छा प्लेनेट बैठ गया है तो मान के चलिए कि वो इन सब से तो आपको लड़ना सिखा देगा। लेकिन अगर कोई दुष्ट यानी कि कठोर यानी कि कुछ इस तरीके के प्लेनेट बैठ गए तो मान के चलिए कि आपके रोगों से वो मतलब इलाज बड़े मुश्किल से पहुंचा पाएगा। ठीक है, 10वां घर आपका कैरियर का घर है। भाई कमाओ, कितना कमाना, अर्थ जितना कमाओगे उतना आपको यूज भी करना है। तो आपका घर का कैरियर है, आपकी स्थिति है, समाज में आपकी स्थिति है, आप किस तरीके से नाम अपना बना सकते हैं, कैसी प्रसिद्धि बना सकते हैं, इन सब का प्रतिनिधित्व 10वां हाउस यानी अर्थ के लिए करेगा। अब हम देखते हैं काम पुरुषार्थ के लिए 3 भाव हमें मिले हैं, तीसरा, 7वां और 11वां, जो हमारी इच्छाओं और उन्हें पूरा करने की संभावना हमें संबंधित देता है। तो तीसरा घर में अगर मेरा प्लेनेट बैठा है तो मैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और प्रेरणाओं से संबंधित रहूंगा। अगर मेरा प्लेनेट 7वें भाव में बैठा है तो मैं विपरीत लिंग के प्रति यौन इच्छा रखूंगा। ठीक है, और उनके आकर्षण और उनके घनिष्ठ संबंधों और समझदारी की इच्छा को मैं प्रतिनिधित्व करता रहूंगा। और अगर मेरा प्लेनेट 11वें भाव में बैठ गया यानी काम के भाव में 11वें भाव में बैठ गया तो मैं धन की इच्छा ही करते रहूंगा भैया, है ना। धन की इच्छा करते, अगर राहु बैठ गया धन मतलब आप जुनून वाली इच्छा पर बढ़ जाओगे, लेकिन केतु बैठ गया तो मैं मतलब वहां से भटकाव भी हो सकता है। तो ये ग्रहों का भी उसके ऊपर में आपको मैं बताऊंगा कैसे रिलेशनशिप बन सकते हैं। तो 11वां जो भाव है वो धन की इच्छा, उससे लाभ, उससे इस तरीके की वंचित वस्तुओं के कब्जे से अधिक मुझे संबंधित है। अच्छा, ये दोस्ती यारी का भी घर है, तो मुझे दोस्ती यारी कितनी है, कितनी बढ़ रही है, ये सारी चीज भी मुझे यहाँ से समझ में आएगी। फिर सामाजिक संबंधों का आनंद लेने की जो इच्छा मुझे है वो भी मुझे यहीं से समझ में आएगा कि मेरे पास किस तरीके का ये सब चीजें मेरे से जुड़ी हैं। तो मुझे अपने आप को समझना है,
अपने आप को जानना है कि मैं किस तरीके से इस अपने जीवन को जीऊंगा। अब आखिरी है मोक्ष। अगर आपका ग्रह 4, 8, 12 में आ गया तो आपको मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो अब देखिए मोक्ष का पुरुषार्थ करना है यानी कि आपको किस किस चीज से संबंध बनाने हैं। आपको बनाना है मुक्ति से, आपको कर्म से, आपका आस्तिक निर्माण से संबंधित हो। तो मोक्ष जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। ठीक है, इससे कोई भी अलग नहीं हो सकता है। उस सूत्र पर लौटना जहां से आत्मा आई थी, पूर्ण प्रकाश और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ही हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। इसके लिए आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण विसर्जन के लिए भौतिक संसार और विचारों को अलग करने और जाने देने की हमें आवश्यकता पड़ती है। हर समय यही होता है, हर एक के साथ ऐसे ही होता है। अगर आपका चौथे भाव में प्लेनेट बैठा है या ग्रह कोई बैठा है तो आपको भक्ति और भक्ति के मार्ग से संबंध जुड़ेगा, आपका हृदय का समर्पण हो जाएगा, ईश्वर के प्रति भावनाओं का उत्थान हो जाएगा और आपको ब्रह्म से प्रेम का अनुभव होने लगेगा। अगर आपका कोई प्लेनेट 8वें घर में बैठा है तो भाई आप क्या करेंगे, आप आध्यात्मिक की तरफ चले जाएंगे। आपका जो आध्यात्मिक अज्ञान का जो विनाश और पिछले पापों या पूरे कर्म से शुद्धिकरण और आपकी कुंडलिनियों का ऊर्जा का जागरण भी इसी भाव से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये पहुंचेगा जब प्लेनेट या गोचर में पहुंचेगा तो आप करेंगे, या तो पहले से बैठा है तो आप उसी के लिए बने हैं, लेकिन जब गोचर में बैठ जाता है तो उसे हमें उस समय तक के लिए समझना पड़ता है। तो जब आध्यात्मिक शक्ति की जो बात आएगी वो यहाँ से ही आपको समझ में लेना है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता यहीं से पता चलेगी। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी विजय है, मृत्यु पर विजय। इसको पा लेना ही हमारा सबसे बड़ा मोक्ष होता है। ठीक है, आखिरी होता है 12वां हाउस, ये भी मोक्ष की तरफ ही हमें ले जाता है। तो यहाँ पे हमारा अहंकार के पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति हमारी भावनाएं, भौतिक संपत्ति से हमारा अलगाव यानी कि उससे हमारा अलग होना चाहिए। मतलब हम अगर उससे अलग हो रहे हैं तो यही यहाँ पर कंसेप्ट है कि मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं एकांत और समर्पण का मार्ग ले रहा हूँ। ये सारी चीजें जो हैं वो 12वें हाउस में होती हैं। 12वां हाउस में अगर बैठा है तो व्यक्ति हो सकता है कि बहुत एकांत हो जाएगा, है ना, उसको मतलब एकांत में रहने की बहुत पसंद रहेगा, वो बहुत त्याग करने की उसमें रहेगा। ठीक है, किसी तरीके से वो अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से बताएगा कि भैया मैं सारी चीजों से अलग सलग कटा हूं। तो ये सारी चीजें आपके मोक्ष भाव से पता चल सकती है। अब एक केस स्टडी करते हैं जिसमें ये पता करने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति का किस पुरुषास्त्र में काम ज्यादा हो सकता है। तो ये मैंने छोटा सा केस स्टडी किया है जिसमें एक व्यक्ति का जन्म कुंडली से मैंने यहाँ पर सर्वाष्ट वर्ग की सांडी से मैंने सारे ग्रह सारे भाव का यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है। सूर्य का कितना है, चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन सब का योग निकाल लिया है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे धर्म को यानी 1 5 9 को जोड़ दिया। तो 1 5 9 को जोड़ना यानी क्या हुआ, देखिए सिंह, ये 1 हुआ तो 27 आ गया। फिर 5 को मैंने जोड़ा धनु में तो ये 29 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 9वां है तो 9वां में भी मेष है तो इसको 29, इन तीनों को जोड़ने से क्या मिला, 85 मिला, 85। तो यहाँ से मुझे कुछ एनालिसिस ये मिल रहा है कि ये जो जातक है वो अर्थ में थोड़ा सा पीछे रहेगा, लेकिन उसके साथ में सबसे ज्यादा मोक्ष के तरफ उसे ज्यादा ये व्यक्तित्व करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से हम ऐसे तरीके से अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज मैंने आपको एक मोटिवेशन दिया है कि आप किस तरीके से अपनी कुंडली को आप देख सकते हैं। तो आप जल्दी से अपनी कुंडली निकालिए और इसे मैप करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।